जय हिंद दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो लेखपाल का परीक्षा हुआ था अगले हफ्ते में, उसी लेखपाल में पूछे गए सवालों को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, आपको भी महसूस हो जाएगा क्या इतना आसान पेपर आता है। सच में इतना आसान पेपर आता है क्या, आपको ये महसूस होगा। आइए एक एक करके एक एक सवालों को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, करा 18 + 15 भागे 3 × 9। क्या इसका मान पूछ रहा है। ये कोई सवाल में सवाल है क्या, लेकिन दिया था, लेखपाल परीक्षा में ये दिया था। अब देखिए, इसको हल करना है। ये बोर्ड मास पे आधारित है। बोर्ड मास का मतलब होता है बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। बदमाश पे आधारित है। ये भाई बदमाश है ना, इस पे आधारित है। इसका मतलब सबसे पहले यदि ब्रैकेट मुझे दिखता है तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे। यदि ऑफ दिखता है, मतलब ऑफ का मतलब का दिखता है तो का को तोड़ेंगे। डी का मतलब भागा दिया है तो भागा को तोड़ेंगे। फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, यही तोड़ना है हमें। तो इसको हल करने का तरीका है कि सबसे पहले खोजते हैं भागा कहाँ है। भागा देखो यहाँ है, 18 + 15 में भागा 3 देंगे। 3 से भागा 15 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 और गुणे 9। गुणा कर देते हैं, 18 + 9 = 45। अब जोड़ देते हैं, 8 × 5 = 13 के 3 हासिल 1, 4 × 1 = 5, 1 = 6। इसका आंसर कितना आएगा, 63। इसका आंसर 63। और इसका ऑप्शन जो है, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्या सच में इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या, आपको भी महसूस होगा कि सच में इतना आसान क्वेश्चन आता है। दूसरा सवाल, 15 संख्याओं का 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। दिया है कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अरे यार, 15 संख्या है और माध्य 30 हो। एक मतलब माध्य का मतलब होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है ना। लेकिन जहां माध्य की बात करेगा, इसका मतलब ये औसतन दिया है, औसत दिया है हमें। यदि ये बताइए 15 लोग हैं, सबके पास 30 रुपया है, सबके पास 30 रुपया है, और प्रत्येक लोगों को हम 3-3 रुपया फिर से दे दें तो उसका माध्य कितना हो जाएगा, 33 न होगा जी। मतलब पहले 30 था, 3 प्रत्येक को दिया गया, मतलब सबको 3 दे रहे हैं, तो सबका मनवा माध्य भी तो बढ़ेगा, 33। इतना आसान मुहजबानी आंसर इसका देना है। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, हो रहा है महसूस ना। देखते जाइए कितना आया, 33। इसका समांतर माध्य 33 हो जाएगा। नया का समांतर माध्य 33। इसका ऑप्शन 3 सही है, 33। ठीक है। तीसरा सवाल क्या दिया है, 3 4 4 3 6 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए।
के दिया है, बोल रहा है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब कि जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है वही संख्या इस पूरी संख्या का बहुलक कहलाता है, या वही बहुलक कहलाता है। जिस संख्या के दी गई संख्याओं में सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब जो अधिक बार आया है, जो अधिक बार आया है वही क्या कहलाता है? बहुलक। तो 3 1 2 3 1 4 1 2 3 4 3 बार, 3 4 बार, इसका मतलब बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 3। उसकी संख्या कितनी हो गई? 3। मतलब बहुलक का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इतना आसान सवाल दिया है। और दूसरी सवाल दिया है 13 15 12 21 10 14 और 12 का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना है। का माध्यिका ज्ञात करना है। दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, जो श्रृंखला दिया रहता है उस श्रृंखला को आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसको हम क्रम वाइज लिखते हैं, चाहे घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम। तो हमें आसानी होगा कि हम सबसे छोटे वाले को पहले लिखते हैं। क्या? 10 12 फिर 12 13 फिर 14 फिर 15 फिर 21। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। क्या दिया? 13 15 12 21 10 14 12। ठीक है। अब माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला तो पता है, बट माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि ऐसे सवाल दिया रहता है ना, तो बराबर इधर निकाल लेते हैं, बराबर इधर निकाल लेते हैं, और जो बीच में बचता है ना वही माध्यिका होता है। इसका मतलब मध्य का स्थान, जो मध्य में संख्या होती है उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो ये जो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 13। यदि विषम है तो 1 से बचेगा, यदि सम होता तब इधर बराबर निकाल के 2 के बीच में बचता, दोनों को आपस में जोड़ के दे देते 2 से भाग, आ जाता आंसर। विषम है तो डायरेक्ट निकल गया, मुझे मालूम है कि ये बीच में एक अकेले बचा है, इसका मतलब यही माध्यिका है। लेकिन यदि सम होता तो बीच में 2 संख्या बचता, जब 2 संख्या बचता तो दोनों को हम आपस में जोड़ देते, और जोड़ने के बाद 2 से दे देते भाग, और जो संख्या प्राप्त हो जाता वही उसका माध्यिका। ठीक है। और फिर दिया है, देखते जाइए कितना आसान सवाल दिया है। आप लिखते पढ़ते जाइए। ठीक है। पढ़ने वालों के लिए कुछ असंभव है जी? कुछ नहीं है, सवाल में सवाल है। बोला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो कि सेमी में, ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेमी है। उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेमी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये दिया क्या है, लिखा क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि ये 5 सेमी का है तो ये भी 5 सेमी का, ये भी 5 सेमी का, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कटान बिंदु पे 60 अंश का कोण बनता हो, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आधार का मतलब ये पट्ट वाली लाइन जो है, ये इस लाइन को आधार बोला है, इसका मतलब इसका मान 18 सेमी है। तो जब समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है?
समबाहु त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, यदि ये 18 सेंटीमीटर तो ये भी 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 सेंटीमीटर है। दोस्तों किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। परिमाप का मतलब होता है बाहर का माप, बाहर की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि इसको घेरने में यहां से लेकर यहां तक सब यही माप पूछ रहा है, तो बाहर का मतलब यही माप पूछ रहा है ना। तो 18 ये 18 ये जोड़ देते हैं, 18 प्लस 18 18 तिया 54। इसका आंसर कितना आएगा? 54। बताइए कितना आसान है। इसका परिमाप 54 आएगा इस समबाहु त्रिभुज का। लेकिन जिसको यही नहीं मालूम हो कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, तो कहां से कर पाएगा? इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या कोई बताए। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 11 सेमी है। ये बताइए कोई क्वेश्चन है क्या? आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मुझे मालूम होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया है। दाएं रख देंगे ना, घाच आएगा। क्या लंबाई कितना? 12, चौड़ाई कितना? 11। यदि मैं इसका गुणा करता हूं तो 11 दूना के 22 के 2 11 कम 11 2 3 132 सेमी स्क्वायर। इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार लेखपाल में, ठीक है। आप भी कहेंगे वाह मजा आ गया मैथ देखकर। ठीक, अब आपको महसूस होगा कि यदि मैं जरा सा मेहनत कर देता हूं तो मैं सफल व्यक्ति हूं, सफल हो जाऊंगा। तो आप करते रहिए इसी तरह, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आप मिलाते भी रहिए अपना, यदि देख कर आए हैं तो आप मिलाते भी रहिए। अगला बोल रहा है कि एक संचयी बारंबारता बंटन है, मतलब एक इस तरह बना हुआ है। इसमें दिया क्या है? यहां वर्ग दिया है, वर्ग में दिया है 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24। ये इस तरह बना है और नीचे लिखा है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसमें लिखा है 3 8 15 25 33। ये लिखा है, बोल रहा है नीचे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग का बारंबारता अधिकतम होगा। अधिकतम का मतलब होता है कि किस संख्या का बारंबारता अधिकतम होगा। कुछ यहाँ बारंबारता दिया होगा, यह संचयी बारंबारता उसी से निकाला जाता है, बारंबारता से। तो हम मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम अपने से बारंबारता। अब ध्यान से सुनिए, बारंबारता से ही हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। निकालते कैसे हैं? यदि मान लेते हैं यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 8 कैसे आया है? यहाँ की संख्या को जोड़ते हैं तब संचयी बारंबारता आता है। जैसे यहाँ जोड़ेंगे तब ये आएगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, इस तरह चलता है। तो हम 3 में 3 आया, यहाँ 3 को यहाँ लिख दिए। अब 3 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, 5 को जोड़ देते हैं। अब हम 8 में क्या जोड़ दें कि 15 आ जाए,
क्या जोड़ दें? 8 में क्या जोड़ दें कि 15 आ जाए? क्या जोड़ें? 8 7 8 7 15। अब फिर 15 में हम क्या जोड़ दें कि 25 आ जाए? 10। अब 25 में हम क्या जोड़ दें कि 33 आ जाए? क्या जोड़ दें? 8। इस तरह चलता है। जैसे कि बारंबारता को ही जोड़ के ऊपर लिखा जाता है तो संचयी बारंबारता होती है। अब ध्यान दीजिए, बारंबारता में सबसे अधिक संख्या किसमें है? इसमें है ना। तो ये वाली जो संख्या हो जाएगी, ये वाला जो होगा वर्ग, इस वाले वर्ग में 19 और 21, इस वाले वर्ग में जो होगा ये सबसे अधिक बारंबारता होगी। इसमें सबसे अधिक आवृत्ति हुई है इसकी। कितनी बार? 10 बार। अब देखते हैं आगे। बोला एक त्रिभुज है जो ABC, जो B पर समकोण है। B पर क्या है? समकोण है। और AB बराबर 12 सेमी तथा AC बराबर 13 सेमी। तो BC बराबर पूछ रहा है। एक त्रिभुज है जो ABC है, जो B का मान है वो समकोण है। समकोण का मतलब होता है कि यहाँ दो कटान बिंदुओं पर, रेखा के कटान बिंदु पर बना कोण 90 अंश का होता है। इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब मान लेते हैं यह समकोण त्रिभुज है तो B हो जाएगा। ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं C है। दिया है क्या? AB बराबर ये वाली भुजा दिया कितना? 12 सेमी। BC बराबर AC बराबर दिया है कितना? 13 सेमी। इसका मान पूछ रहा है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहता है, एक भुजा का मान निकालना होता है, तो इस त्रिभुज में एक सूत्र लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका मान पूछ रहा है? लंब का मान पूछ रहा है। तो लंब को इधर छोड़ देंगे, आधार को उठा के फेंक देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 13। जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना किसी भी त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। ठीक है। और खड़ा वाला जो भुजा होता है वह लंब कहलाता है। जो पट होता है उसे हम आधार बोलते हैं। कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस आधार जो है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। यदि मैं इसको घटाता क्या 25 ही आएगा। लंब का स्क्वायर बराबर 25 सेमी। तो स्क्वायर में हमें लंब का मान पूछ रहा है, लंब स्क्वायर का मान नहीं पूछ रहा है। तो लंब का मतलब लंब निकालेंगे तो इसको किस में लिखना होगा? कड़ी में। 25 को यदि मैं कड़ी में लिखता हूं तो इसका मान कितना आ जाएगा? 5 सेमी। ये मान कितना आ गया? 5 सेमी। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बताइए। समझ में आया है? समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दनादन। ठीक है। ठीक। एक सवाल और बताते हैं हम आपको। क्या बोल रहा है अगला सवाल? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल है चाहे मूल ज्ञात कीजिए। जब भी बोलेगा कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, मूल का मतलब यक्स का मान। यदि द्विघात समीकरण है तो इसके यक्स के 2 मान होंगे। तो एक दोनों मूल को निकालना है, दोनों मानों को निकालना है। हल करने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0।
इसको हल करने का तरीका होता है कि इसका इसमें गुणा करते हैं। यदि ऐसे नहीं बनता है तो एक होता है क्या, श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम का फार्मूला होता है बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। अब यहाँ जो a होता है, b होता है, c होता है, a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, b जो होता है यह x का गुणांक होता है, जो c होता है अचर पद होता है। तो a का मान कितना दिया है 1, b का मान चिन्ह सहित लिखते हैं -4, c का मान -1। यही मान इस समीकरण में हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x बराबर माइनस बी का मतलब -4 प्लस माइनस करड़ी में -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 1, c का मान -1 बटा के 2 गुणे a का मान 1। कितना आएगा x बराबर -4 प्लस माइनस प्लस 4 चौके 16 4 20। कितना हो जाएगा करड़ी में 20 बटा के 2। x बराबर -4 प्लस माइनस 2 करड़ी में 5 बटा के 2। x बराबर यदि मैं कॉमन लेता हूँ 2 तो बचेगा क्या -2 प्लस माइनस करड़ी में 5 बटा के 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आया करड़ी में 5 -2 प्लस माइनस करड़ी में 5। ये प्लस माइनस इसलिए लगा है कि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हम एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, नो सॉरी, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चिन्ह का माइनस है उसका माइनस, ये प्लस हो जाएगा। जहाँ जहाँ माइनस है तहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ 2 प्लस माइनस करड़ी में 5, ये इसका आंसर है। इसके मूल है, एक मूल का मान हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 5, एक मूल का मान हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 5। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए इतना समझ में आया है? यदि इतना समझ में आया है दोस्तों तो लाइक करिए, यदि आप नहीं किए हैं तो कर दीजिए। एक सवाल और बताता, बोला 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब लौसा ज्ञात कीजिए। लौसा ज्ञात कीजिए। भिन्न का लौसा मसा दिया है, जिस भिन्न का लौसा के लिए बोलता है, लौसा निकालने के लिए बोलता है, तो ऊपर वाले का लौसा निकालते हैं और नीचे वाले का मौसा निकालते हैं। जब भिन्न का मौसा पूछता है तो ऊपर वाले का मौसा निकालते हैं और नीचे वाले का लौसा निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, तो लौसा ऊपर वाले का लौसा मतलब 2, 3 और 4 का लौसा, 4 के 12, कितना आएगा 12। मौसा इसका 1, इसका आंसर कितना आ गया 12। इतना आसान पूछा है सवाल, क्या बताएं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, यदि इतना समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको ये मालूम हो कि क्या सच में इतना लेखपाल का इतना आसान पेपर आता है, क्या हम भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।